हथकड़ियों में जकड़े हुए इस शख्स को देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इस शख्स का नाम है निकोलस मदुरो। ये कुछ घंटे पहले तक वेनेजुएला का सदर था, लेकिन आज ये अमेरिका की एक अदालत का मुल्जिम है और इस पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने ही मुल्क में इंसानियत का जनाजा निकाला, जमहूरियत को रोंद डाला और ड्रग माफियाज को खुली छूट देकर पूरे खित्ते में जहर फैलाया। And just weeks ago, at a spectacular operation in Venezuela, we brought the outlaw dictator Nicolas Maduro to face American justice. चलें अब साउथ अमेरिका से अफ्रीका चलते हैं। ये कॉन्गो है और यहाँ पे खून की नदियाँ इसलिए बह रही हैं कि अगर इन मुसल्लह ग्रुप्स को न रोका गया तो पूरा अफ्रीका बदअमनी और दहशतगर्दी का शिकार हो जाएगा। People are being killed, school children are being raided and killed, and I don't even want to say how, but as viciously as I've ever heard. चलें एक बार फिर सीट बेल्ट बांधो, क्योंकि एक और फ्लाइट लेनी है तीसरे कॉन्टिनेंट जाने के लिए। ये जनूबी यमन है और यहाँ तबाही और बर्बादी इसलिए बरपा है कि साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल के जंगजू अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। न वेनेजुएला में ऑपरेशन जमहूरियत की बहाली और ड्रग ट्रैफिकिंग के खात्मे के लिए था, न कॉन्गो में की जाने वाली मुसल्लह कार्रवाइयाँ नस्ल कुशी को रोकने के लिए थी, और न ही यमन में साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल अपनी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रही है। दरअसल इन सब जगहों का मसला एक ही है, मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर थे, कॉन्गो कोबाल्ट, कॉपर और सोने से माला माल था, और जनूबी यमन में दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह बाबुल मंदब है, जहाँ से गुजरकर दुनिया भर के जहाज़ अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। किसी शायर ने ठीक कहा था, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, होए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कभी कभी किसी इलाके की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसके लोगों के लिए अजाब बन जाती है। आज हम भी आपके साथ एक ऐसे खित्ते के राज शेयर करने जा रहे हैं। एक ऐसा खित्ता कि जहां ज़मीन तो ज़रखेज़ है मगर ज़िंदगी बंजर, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो हैं मगर उम्मीदें पस्त, और जहाँ साहिल तो है मगर तरक्की की कोई कश्ती किनारे नहीं लगती। यानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की कहानी। तो चमें शुरू गई। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के मादनियात के ज़खायर हैं। वो तमाम सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर। Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. सुई, सैंडिक, रेकोटिक और गवादर, ये वो जगह हैं जिनका नाम तो सबने सुना है, लेकिन यहाँ 99% पाकिस्तानी आज तक कभी नहीं गए। चलें आपको वहाँ लिए चलते हैं। कराची से लाहौर जाते हुए सखर मुल्तान मोटरवे पर पंजाब में इंटर होने से ज़रा पहले गुड्डू इंटरचेंज आता है। यहाँ से लेफ़्ट लें तो सिर्फ 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद मशहूर गुड्डू बिराज आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ भी नहीं रुकें और चलते चले जाएं तो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव के बाद आप मशहूर ज़माना सुई गैस फील्ड पहुँच सकते हैं। लेकिन आप वहाँ कभी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता सिवाय उनके कि जो वहाँ रहते हों या फिर काम करते हों, क्योंकि सुई एक ऐसी ज़मीन है जो पूरा साल सूरज की आग में झुलसती रहती है। गर्मियों के महीने में तो टेम्परेचर 50 तक चले जाता है। ऐसा लगता है कि सूरज आसमान पर नहीं बल्कि आपके सीने पर बैठा हो। कभी रोटी लेने गए हैं? देखा है ना कि तंदूर से कैसी हवा निकल रही होती है, बस बिल्कुल वैसे ही हवा सुई में हर वक्त चलती रहती है। दोपहर में सब कुछ रुक जाता है, सब छुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी आपको थकाती नहीं तोड़ देती है। सुई में दूसरी सबसे नायाब चीज साया है और पहली पानी। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताएं, हयात से बेजार इस झुलसती हुई ज़मीन के नीचे एक ख़जाना छुपा है। एक ऐसा ख़जाना जो 1953 से खुद को चुपचाप जला रहा, पूरे मुल्क को चला रहा, लेकिन खुद बहुत पीछे रह गया है।
1953 में सुई में कुदरती गैस दरियाफ्त हुई, जो 1964 में लाहौर और कराची तक पहुंचा दी गई। लेकिन कोयटा तक ये गैस पहुंचते पहुंचते मजीद 22 साल लग गए और इस पर भी ज़्यादातर कनेक्शंस कंटोनमेंट एरियाज़ की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिए गए। यही नहीं, आज भी अपनी ज़रूरियात से 50% ज़्यादा गैस होने के बावजूद बलूचिस्तान की ज़्यादातर आबादी लकड़ियाँ जलाकर अपना गुजारा करती है और यहाँ से निकलने वाली गैस को पंजाब और सिंध के बड़े शहरों में भेज दिया जाता है। लेकिन ये वाहिद प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान में कुदरती गैस पर रॉयल्टी मार्केट वैल्यू के बजाय प्रोडक्शन कॉस्ट पर दी जाती है और चूंकि बलूचिस्तान में गैस सबसे पहले दरियाफ्त हुई थी, इसलिए वहाँ से निकाली जाने वाली गैस की प्रोडक्शन कॉस्ट भी दूसरी जगहों के मुकाबले में बहुत कम थी। इसका नतीजा ये हुआ कि सिंध को जितनी गैस प्रोड्यूस करने पर 100 रुपये रॉयल्टी मिलती है, बलूचिस्तान को सुई से निकलने वाली गैस पर सिर्फ 20 रुपये दिए जाते थे। 2010 के बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई, लेकिन इसके बाद भी टोटल गैस प्रोडक्शन का 40% प्रोड्यूस करने के बावजूद बलूचिस्तान को टोटल गैस रॉयल्टी का सिर्फ 25% के करीब हिस्सा मिलता है। रॉयल्टी का ये निज़ाम बलूचिस्तान में नाराज़गी की सबसे पुरानी वजह है। बलोच रहनुमा और कौम परस इस सूरत हाल को मुआशी इस्तेहसाल करार देते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि गवादर को पाकिस्तान ने 1958 में ओमान से $30 लाख देकर हासिल किया था। लेकिन कभी सोचा है कि ये गवादर ओमान के हाथ में गया कैसे था? आज बलूचिस्तान की सारी कहानी सुन रहे हैं तो ये भी सुन ही लें। ये लगभग 1780 की बात है। ओमान में सुल्तान अहमद के इंतकाल के बाद उनके दोनों बेटों सईद और सुल्तान के दरमियान इक़्तिदार की शदीद जंग शुरू हो गई। शहजादा सुल्तान के लिए हालात इतने ख़राब हो गए कि वो समंदर पार पनाह लेने खान ऑफ कल्लात मीर नूर नसीर खान बलोच के पास पहुंच गए और फिर जिस तरह बलोच के जद्दे अमजद मीर चाकर खान रिन ने जिला वतनी के दौरान शहनशाह हुमायूं की मदद की थी, बिल्कुल उसी तरह नसीर खान बलोच ने सुल्तान बिन अहमद की भी खूब मेहमान नवाजी की। उन्हें न सिर्फ अपने घर में ठहराया बल्कि अपनी रियासत का एक हिस्सा गवादर उन्हीं के हवाले कर दिया। लेकिन 10-12 साल बाद जब बिलाखिर सुल्तान अहमद ओमान के तख्त पर बैठे तो उन्होंने गवादर को खान ऑफ कल्लात की हुकूमत को वापस नहीं किया और फिर अगले तकरीबन 150 साल तक गवादर ओमान के पास ही रहा। वैसे तो 1949 से ही पाकिस्तान गवादर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब दिसंबर 1957 में फ़िरोज़ खान नून वज़ीर आज़म बने तो उन्हें भारत की जानिब से गवादर को हासिल करने की कोशिशों का पता चला। ये देखकर उन्होंने गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी और फिर 1 अगस्त 1958 को बरतानिया की मदद से गवादर की हवालगी का मुआहिदा हो गया। जब पाकिस्तान के सरकारी नुमाइंदे आगा अब्दुल हमीद गवादर का बाकायदा कंट्रोल हासिल करने के लिए बहरी जहाज के जरिए कराची से गवादर पहुंचे तो लोकल्स की बड़ी तादाद साहिल पर जमा हो गई। खूब खुशियां मनाई गई। अगले दिन बरतानी कौंसल जनरल ने सरकारी तौर पर गवादर के तमाम कानूनी दस्तावेजात आगा अब्दुल हमीद के हवाले किए। इसके बाद पाकिस्तानी परचम गवादर के एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर पर लहरा दिया गया। वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि सुल्तान ओमान हज़रत सईद बिन तैमूर ने ये इलाका पाकिस्तान को बग़ैर किसी मुआवजे के दिया है, क्योंकि ये तारीख़ी और सकाफ़ती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद टाइम मैगज़ीन ने खबर दी कि ओमान ने गवादर को किसी गुडविल जेस्चर के तौर पर नहीं बल्कि 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के एवज़ बेचा है। तो ये तो था गवादर का माजी, मगर असल गेम गवादर के फ्यूचर की है। बस यूँ समझ लें कि गवादर का भी वही हाल है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वैसे ये शेर किसका है अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें आपसे एक और सवाल पूछते हैं, क्या आप जानते हैं चीन के पास कितना कैश है? $3.2 ट्रिलियन। दुनिया के किसी मुल्क के पास डॉलर्स का इतना बड़ा ख़जाना नहीं है। 2005 में चीन के पास सिर्फ 600 अरब डॉलर्स थे, लेकिन अगले 10 सालों में चीन ने डॉलर्स के अंबार लगा दिए और 2015 तक चीन 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स जमा कर चुका था। इतना पैसा हो तो उसे कहीं ना कहीं सिक्योर जगह इन्वेस्ट भी करना होता है। अब चीन मेरे और आपकी तरह बहरिया टाउन में तो पैसे डुबोएगा नहीं, और वो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। इसलिए उस वक्त दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के लिए अमरीकी बॉन्ड से सिक्योर कोई और एवेन्यू नहीं था।
क्योंकि कभी बाप भी बच्चों का पैसा लेकर भागा है। चीन ने अपने डॉलर से अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर दिए। शुरू में तो चीन ने अपने कैश का 50% तक इन बॉन्ड्स में लगा दिया। 2015 में जब चाइनीज डॉलर रिजर्व ने तकरीबन $4 ट्रिलियन का पीक टच किया, उस वक्त उसके पास $1.2 ट्रिलियन के अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स थे। अमेरिकी डॉलर सिक्योर तो थे, लेकिन इनका रिटर्न कोई बहुत ज्यादा नहीं था। और अपने चीनी भाई तो धंधे में हैं किंग, इसलिए उन्हें एक नई गेम समझ आई, क्यों ना अपने डॉलर से और ज्यादा रिटर्न कमाया जाए। और वो रिटर्न सिर्फ कैश की सूरत में ना हो, बल्कि इन डॉलर से एक ऐसी चीज खरीदी जाए जिसके बगैर वो कभी रियल सुपर पावर नहीं बन सकता। और वो चीज थी ग्लोबल इन्फ्लुएंस। अमेरिकी बॉन्ड से डॉलर निकालकर गरीब ममालिक की इकोनॉमीज में इन्वेस्ट किए जाने लगे। रिस्क ज़्यादा था, इसलिए रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत हाई रखा गया। और यही नहीं, तमाम कर्जों के लिए फुल प्रूफ रियासती गारंटीज भी ली गईं। धंधे का धंधा और एहसान का एहसान। 2024 के आखिर तक चाइना दुनिया के 150 मुल्कों में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट कर चुका था। बाय द वे, दुनिया में टोटल मुल्कों की तादाद 193 है, यानी हर 4 में से 3 मुल्कों में चाइना पैसे लगा चुका था। मगर इसके साथ चीन का एक और मसला भी था, और वो ये कि चीन की सारी तरक्की उसके मशरिकी इलाकों में हुई थी। उसे अपने मुल्क के लेस डेवलप्ड मगरबी इलाकों में मौशी तरक्की लाने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की ज़रूरत थी, जहाँ से वो उन इलाकों में बनने वाली मसनूआत दुनिया तक पहुँचा सके। और यही ज़रूरत वजह बनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के क़याम की। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद पड़ोसी नहीं था जिसके साथ चाइना ने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का फैसला किया, बल्कि इसमें चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है। मगरबी चाइना से गवादर तक का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का मंसूबा सबसे पहले 1990 में सामने आया। 2006 में मुशर्रफ दौर के आखिर में गवादर पोर्ट और मकरान कोस्टल हाईवे जैसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे मुकम्मल तो हो गए थे, लेकिन उस पोर्ट से पहली चाइनीज़ शिपमेंट 10 साल बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 2016 में गई। गवादर पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट पहले सिंगापुर की कंपनी को दिया गया और फिर चीन की एक सरकारी कंपनी को, और दोनों ही दफ़ा न बलूचिस्तान हुकूमत को उन मुआहिदों में शामिल किया गया और न ही गवादर से होने वाली आमदनी का कोई फ़ायदा यहाँ के लोगों को दिया गया। गवादर में ज़मीन की बंदर बांट को लेकर भी लोकल्स में शदीद बेचैनी पाई जाती है, जिसकी वजह है सी पैक मनसूबों के लिए ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जे और सही मुआवजा न दिए जाने की शिकायत। सुई की तरह गवादर की आवाम के पास भी पानी, बिजली और गैस जैसी बेसिक चीज़ें मौजूद नहीं। और कि रीढ़ की हड्डी बलूचिस्तान, रीढ़ की हड्डी गवादर, माथे का झूमर गवादर। मैं मुखालफत नहीं कर रहा। सी पैक में ऑरेंज ट्रेन बहुत जरूरी था या मुझे पानी देना जरूरी था? सी पैक में ऑरेंज ट्रेन ग्रीन बस जरूरी था या मुझे हॉस्पिटल देना जरूरी था? आप पंजाब को यहाँ आंखों में मरहम रखो और मेरे आंखों में मिर्च रखो। अब ये पॉलिसी इसकी नाकामी है या किसी आसेब का साया कि इन एग्रेशन के 20 साल बाद आज गवादर में इंटरनेशनल क्वालिटी का पोर्ट तो है, लेकिन इस पर कोई जहाज़ नहीं। सड़कें तो हैं लेकिन गाड़ियां नहीं। एयरपोर्ट तो है लेकिन फ़्लाइट्स नहीं। और हाँ, होटल्स तो हैं लेकिन मेहमान नहीं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद यही सब चीज़ें देखकर पिछले कई सालों से चीन ने सी पैक पर अपना हाथ रोक लिया है। चागी का नाम ले तो हर पाकिस्तानी के दिमाग में एटमी धमाकों और वहाँ के लरसते रंग बदलते पहाड़ों का ख्याल आता है। आज भी हम बात तो चागी के पहाड़ों की ही करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक न्यूक्लियर पावर नहीं। चागी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। इतना बड़ा ज़िला है कि खैबर पख्तूनख्वा का आधा सूबा इसमें समा जाए। स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, हॉलैंड सब साइज़ में चागी से छोटे हैं। चागी इतना बड़ा है कि इसमें कतर, कुवैत और लबनान तीनों एक साथ आराम से रह सकते हैं। लेकिन आबादी आपको पता है नाज़िमाबाद से भी कम है।
अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े इस ज़िले के मगरबी कोने में काले पहाड़ों का एक सिलसिला है और इन काले पहाड़ों के नीचे सोने और तांबे के खजाने छुपे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सैंडिक एंड रेको-डिक। बलूची ज़बान में सैंडिक का मतलब है काला टीला। 1970 में यहाँ कॉपर और गोल्ड के ज़खायर दरियाफ्त हुए, लेकिन ये दरियाफ्त अगले 20 सालों तक बेकार पड़ी रही और फिर बिलाखिर 1995 में 13.5 अरब रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू किया गया। उस ज़माने के एस्टिमेट्स के मुताबिक यहाँ से हर साल 15,810 टन बैलिस्टर कॉपर, 1.47 टन सोना और 2.76 टन चांदी निकाला जाना था, लेकिन हमसे निकाला ना जा सका। इसलिए मुशर्रफ साहब ने 2 अक्टूबर 2002 को इस मंसूबे के सारे असासे चीनी कंपनी MCC को 10 साल लीज पर दे दिए। मुआहदे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का 53% पाकिस्तान को, 42% हिस्सा चीनी कंपनी को और 5% हिस्सा बलूचिस्तान की हुकूमत को मिलना था। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वफाक का हिस्सा कम और बलूचिस्तान का शेयर 37% हो गया। 2017 में ये मुआहदा एक बार फिर 5 साल के लिए और फिर 2022 में 15 साल के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है। इस अरसे में चीनी कंपनी सैंडिक से कितना मुनाफा कमा चुकी है, इस बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन तो मौजूद नहीं, लेकिन चाइनीज़ अखबार चाइना डेली के एक आर्टिकल के मुताबिक ये रकम तकरीबन $3 अरब है। अफसोसनाक बात यह है कि माइनिंग कंपनी MCC के मुताबिक 2037 में सैंडिक के ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वैसे सैंडिक का जब भी नाम आए तो आपने संजरानी साहब को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इनके ख़ानदान ने यहाँ से बहुत फैज़ हासिल किया है। चलिए अब बात करते हैं सैंडिक से 150 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के हॉटेस्ट प्रोजेक्ट की, रेको-डिक, जिसके सीने में छुपे सोने की वर्थ आज के रेट्स के मुताबिक $74 बिलियन से ज़्यादा है। रेको-डिक पर काम का आगाज़ भी मिड-90s में सैंडिक के साथ ही हुआ। शुरू में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमरीकी कंपनी BHP के साथ चागी हिल्स जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के मुताबिक BHP को 75% और BDA को 25% हिस्सा मिलना था। इस एग्रीमेंट में ये भी तय किया गया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा होने के बाद माइनिंग लीज BHP को ही दी जाएगी। लेकिन जब अगले कई सालों तक इस मंसूबे पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो सन 2000 में BHP ने ये हिस्सा ऑस्ट्रेलियाई कंपनी मिनकोर को बेच दिया, जिसने फिर 2006 में ये हिस्सा तैथियान कॉपर कंपनी को फरोख्त कर दिया। 2010 में जब TCC ने माइनिंग लीज के लिए दरख्वास्त दी तो बलूचिस्तान हुकूमत अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गई और साथ ही वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर समर मुबारक मन की सरबराही में एक अलहदा मंसूबा शुरू कर दिया, जिनका दावा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सारा सोना तो मैं आपको बगैर किसी बैरूनी मदद के निकाल कर दे सकता हूँ। एज अ पाकिस्तानी आई थिंक ये हमें खुद करना चाहिए, उसी में पाकिस्तान का फायदा है। 1 टन निकालें, 100 टन निकालें, 1 बिलियन टन निकालें, जो भी निकालेंगे पाकिस्तान का होगा 100%। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और पहले टर्म में मईशत को स्टील मिल फैसले से बेपनाह नुकसान पहुंचाने के बाद जनवरी 2013 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने दूसरे टर्म में रेको-डिक मुआहदे को भी कलअदम करार दे दिया। ये देखे बखैर कि इस मुआहदे पर फाइनल एडजुकेशन का इख्तियार पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के पास है। तैथियान वाले ICSID पहुंच गए, जहाँ से 6 साल बाद न सिर्फ TCC के हक में फैसला दिया गया बल्कि पाकिस्तान पर $6 बिलियन का जुर्माना भी ठोक दिया। कानूनी माहिरीन की फीस और दूसरी पेनल्टीज मिलाकर ये रकम $11 अरब के पास पहुँच गई। आपको बताएं ये ICSID की तारीख का दूसरा सबसे बड़ा जुर्माना था। वैसे ये ICSID भी एक बड़ी फिल्म है। दुनिया भर में सरमायाकार कंपनियां जब तरक्की पजीर ममालिक में पैसे लगाती हैं तो उन्हें सबसे बड़ा खौफ होता है कि कहीं मुकामी हुकूमत उनका मंसूबा रोक ना दे या मुकामी अदालतें गैर जानबदार रवैया अख्तियार ना करें। इन्हीं खदशात से बचने के लिए 1966 में वर्ल्ड बैंक के तहत एक बैनुल अक़वामी निज़ाम बनाया गया जिसे कहते हैं ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये इदारा ISDS निज़ाम का हिस्सा है जो सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारों को ये इख्तियार देता है कि अगर किसी मुल्क ने उनके साथ मुआहदा तोड़ा हो तो वो मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो मुल्क सरमायाकार कंपनी पर जवाबी मुकदमा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के खिलाफ रेको-डिक केस इसी ISDS निज़ाम के तहत चला। तैथियान कॉर्पोरेट कंपनी ने
ICSID में मुकदमा दायर किया कि बलूचिस्तान हुकूमत ने बगैर कानूनी जवाज के इनकार करके उनके साथ जुल्म किया। वैसे ICSID का सिस्टम बहुत ही मुतनाज़ा समझा जाता है क्योंकि तमाम मुकदमात की समाअत खुफिया तौर पे होती है, कानूनी फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं और सालिसी करने वाले वकला की गैर जानबदारी मशकूक होती है। और अहम बात ये, हर जाने की रकम कैसे तय की जाती है, कोई वाज़ेह तरीका नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वतन अजीज़ इस चक्कर में कैसे फंसा, तो उसके लिए फादर ऑफ डिक्टेटरशिप अयूब खान के दौर में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ICSID का मुआहिदा 14 अक्टूबर 1966 को मंजूर किया और 2 दिन बाद इस पर दस्तखत भी कर दिए। बाय द वे, इंडिया ने आज तक इस पर साइन नहीं किया है, लेकिन ये मुआहिदा ICSID को खुद ब खुद सालसी का इख्तियार नहीं देता। ये खिलाफ पुर किया गया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज से, यानी 2 ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के मुआहिदे से। और रेकॉर्ड केस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 1998 में होने वाली BIT की बुनियाद पर ICSID के तहत सुना गया। आप सोच रहे होंगे कि TCC की ओनर कंपनीज एंटोफेगेस्टा और बैरिक गोल्ड का ताल्लुक तो चिली और कनाडा से था, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ BIT पर यह केस कैसे सुन लिया गया? केस ऐसे सुना गया कि तेथियान वालों ने इस कानूनी लूप होल से फ़ायदा उठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी एक सब्सिडरी रजिस्टर की और फिर केस किया। एक और मज़े की बात यह है कि हमारी ट्रेड का हाल तो आपको पता ही है, फिर भी हमारी हुकूमतें 60 से ज़्यादा मुल्कों के साथ BITs कर चुकी हैं, जो किसी भी तरक्की पजीर मुल्क से ज़्यादा है। यानी 100 प्याज भी खाओ और 100 जूते भी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी को शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि उन पर इन BITs के ज़रिए किस तरह की जिम्मेदारियाँ आयद हो रही हैं, और इसीलिए इस बड़ी तादाद में ऐसे मुआहदे किए गए। बस मुआहदे ही करवा लो इनसे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस ट्रक की बत्ती के पीछे डॉक्टर समर मुबारक ने कौम को लगाया था, वो भी अरबों रुपए खाने के बाद 2015 में क्रैश हो गया। यानी मुफलिसी में आटा गीला हो चुका था, लेने के देने पड़ चुके थे। मगर फिर इमरान खान के दौर में तेथियान की ओनर कंपनी बैरिक गोल्ड और एंटोफेगेस्टा को एक बार फिर इंगेज किया गया। कुछ लालच दी गई, मिन्नत समाजत की गई और एक नई डील तैयार कर ली गई, जिसका ऐलान खुद इमरान खान ने किया। नई डील के मुताबिक बैरिक गोल्ड का इस प्रोजेक्ट में शेयर अब 50% होगा। पहली डील में इन्वेस्टर कंपनी का हिस्सा 75% था, बाकी 50% पाकिस्तान के पास होगा। इसको बलूचिस्तान हुकूमत और 3 वफाकी इदारे बराबर बांटेंगे। हाँ, पाकिस्तान को चिली की एंटोफेगेस्टा को $90 करोड़ ज़रूर देने पड़ेंगे, जो अब इस प्रोजेक्ट में मजीद इंटरेस्टेड नहीं। तो मुझे मैसेज आई कि जिस कंपनी को अवार्ड हुआ है बैरिक गोल्ड, उनका जो चेयरमैन है वो मेरे से बात करना चाहता है। तो वो मुझे कहता कि क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया में, एशिया में नहीं, दुनिया में जो सोने के रिजर्व्स आपके पास है दुनिया में सबसे ज्यादा है और बेहतर है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था, मैं तो समझा वहां तांबे के रिजर्व है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वहां सोना भी है। आज फिर हम इन काले पहाड़ों की तस्वीरें दिखाकर दुनिया से डॉलर्स मांग रहे हैं। शायद 37 सालों में चंद अरब डॉलर्स इन दोस्त ममालिक के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं, या फिर शायद इन्हें अब हमारा एतबार नहीं। लेकिन सच ये है कि 30 सालों में 3 से 4 मुख्तलिफ हुकूमतें रेकोडिक का मंजन सियासी तौर पर अपनी आवाम को बेच चुकी हैं, लेकिन मईशत को आज तक इससे एक धेले का भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपकी धरती सोना है, बलूचिस्तान सोना है, आपका मुल्क सोना है, और सिर्फ हमारी गफलत से, हमारी बेवकूफियों से, हमारी छोटी छोटी सोचों से, हमारी अभी मुझे लैंड क्रूजर चाहिए उस सोच से हम इस हालात पे पहुंचे हैं। पिछले 50 सालों में वफाक ने बलूचिस्तान के वसाइल और वहाँ के हालात को संभालने के लिए कभी पैकेजेस दिए तो कभी ऑपरेशंस किए, लेकिन सबसे बड़ा मसला आज तक वहीं का वहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल से जो कमाई होती है उसमें बलूचों का कितना हिस्सा है। सूरत हाल को ठीक करने के लिए 2010 में 18वीं आईनी तरमीम की गई, जिसके तहत सूबों को ज़्यादा इख्तियारात और वसाइल पर कंट्रोल दिया गया। इससे बलूच रहनुमा भी खुश थे, क्योंकि लग रहा था कि अब बलूचों को उनका हक वाकई मिल जाएगा।
लेकिन फिर बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज लोगों को बलूचिस्तान का बाप बना दिया गया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के पास दरिया भी हैं, पहाड़ भी, समंदर भी है और रेगिस्तान भी। लेकिन ये भी हकीकत है कि असल तरक्की मिनरल्स और माइंस से नहीं बल्कि माइंड्स डेवलप करने से होगी, जो ज़ाती फ़ायदों के बजाय सिर्फ मुल्क का सोचें। यकीन नहीं आता तो जनूबी और शुमाली कोरिया की ये सैटेलाइट पिक्चर देख ले। दोनों के पास बिल्कुल एक जैसे लोग और वसाइल हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ रोशनी ही रोशनी है, तरक्की ही तरक्की है और दूसरी तरफ अंधेरे ही अंधेरे।